जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम KVS 2022-2023 इसके रिक्रूटमेंट के लिए जो PGT कॉमर्स के लिए जो पोस्ट है इसकी हम प्रिपरेशन करेंगे, जिसका ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस टॉपिक को हम बड़े ध्यान से समझेंगे और मैं आप सभी से एक ही चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा आप सभी को कि आप सभी जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो के साथ साथ आप एक नोटबुक ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होगी टू योर आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है, लास्ट में हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर अकाउंटेंसी में हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमको डिस्कस करना होगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो देखो अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करते हैं और धीरे धीरे हम लोग टॉपिक में आगे मूव करते जाएंगे। सभी नोट डाउन ज़रूर करें जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, जो भी आपके लिए नए हो सकते हैं मे बी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम मीनिंग से शुरू करें, अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग वर्ड का मतलब क्या है, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक तरीका है जिस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस के जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है सिस्टमैटिक तरीके से, और एंड ऑफ द ईयर आपके पास में एक आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताता है कि आपके बिजनेस की इस साल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो कि आप कंपेयर कर सकते हो अपने प्रीवियस ईयर से, कि आपको पता चलेगा कि आपके प्रीवियस ईयर और इस साल में आपकी कितनी ग्रोथ हुई है। ये आपको इन सारे सिस्टम से आप पता लगा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास में कोई नॉलेज नहीं होगी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि आपका जो बिजनेस जो आप कर रहे हैं, इस बिजनेस में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। बट अकाउंटिंग हमको ये सिखाता है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक ऑर्डर से कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैसे आप पता लगा सकते हैं अपने ही बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन या इसका मीनिंग है क्या। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में जो अकाउंटिंग होती है ये क्या है? ये एक प्रोसेस है, इसका ध्यान रखें। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप मतलब क्या कर सकते हो, आप पहचान सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आप क्लासीफाई कर सकते हो, आप सभी चीज़ों को समराइज कर सकते हो, और इंटरप्रेट करके आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ये किसकी बात चल रही है? जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे उनकी ही बात चल रही है। तो आपके बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग से पता लगा सकते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो अकाउंटिंग होती है ये एक समराइजिंग फेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमने जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया होता है, जिनका रिलेशन मनी से होता है, इन सभी ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद हम इस सारे ट्रांजैक्शन को समराइज करते हैं और उससे हमको पता चलता है कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अकाउंटिंग से, जिसके पहले इसके पहले आपको करना होगा बुक कीपिंग। तो आप कंफ्यूज ना हो, बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग मेकिंग फेज। ये आप ध्यान रखें कि बुक कीपिंग जो होता है ये रिकॉर्ड मेकिंग फेज होता है, जबकि अकाउंटिंग जो होता है ये समराइजिंग फेज होता है। सबसे पहला आप जो काम करेंगे अकाउंटिंग की प्रोसेस को करने से पहले, वो आपका काम है बुक कीपिंग करना।
तो बुक कीपिंग क्या है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। कि अगर आपका छोटे से छोटा भी अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और अगर वो ट्रांजैक्शन रिलेट करता है मनी से, कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म्स में नहीं है, वो कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो बुक कीपिंग पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का, जिसमें कि हम जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए बुक कीपिंग जो होता है ये रिकॉर्ड मेकिंग फेस है और अकाउंटिंग जो है वो समराइजिंग फेस है, राइट। अब इसको करने की हमें ज़रूरत क्या है, तो अकाउंटिंग करने का हमारा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। आपको क्या मालूम चलेगा, आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड को आप क्या कर रहे हो, मेंटेन करके रख रहे हो। मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमेटिक ऑर्डर से हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को, यहाँ पे प्रिंसिपल्स भी होते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं, उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स हम इसलिए यूज़ करेंगे जिससे कि हमसे अगर कोई भी एरर हो रहा है या कोई ओमिशन हो रहा है या किसी तरीके का किसी से फ्रॉड हो गया है, तो ये सारी जानकारी हमको मिल जाएगी अगर हम उन प्रिंसिपल्स और उन रूल्स को फॉलो करते हुए इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो। और अगर हम रूल्स नहीं लगाएंगे या प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे तो हम नहीं पता लगा सकते कि हमसे क्या छूट गया है। कई बार हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हम मिस कर जाते हैं, लेकिन अगर हम प्रिंसिपल के थ्रू अगर रिकॉर्ड करते हैं, एक प्रॉपर एक प्रिंसिपल यूज़ करेंगे और उस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम करना स्टार्ट करेंगे एंट्रीज़ को, तो हमसे एक भी ट्रांजैक्शन छूटेगा नहीं। और अगर कहीं भी किसी भी अमाउंट की कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो गड़बड़ी भी आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअली में क्या होता है कि इसी प्रोसेस से हम क्या पता लगा सकते हैं हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसकी जानकारी आपको इन सारे ट्रांजैक्शन से मिल जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के कंसर्न को लेकर के। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग करने का वो क्या है, एसरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हो रहा है कि हम अकाउंटिंग इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारे बिजनेस की हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लगे। अब आप ये बताइए कि जो फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता लगानी है वो लगानी ही क्यों है, क्योंकि आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपने अपने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कितना आपने ग्रो किया है। ये जानकारी आपको होना चाहिए और इसी प्रोसेस से ही आप निकाल सकते हो अपनी ग्रोथ को। इसके अलावा ये आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। इसी से आपको मालूम चलेगा कि आपको कितना बिजनेस में और इन्वेस्ट करना है या कहाँ आपके लॉस हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रही है, ये सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं या जो अकाउंटिंग हम लोग देख रहे हैं, उससे जो भी हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बनता है, जो भी मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ये क्या बताएगा आपको, आपके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको बताने वाला है। तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन आएगी, ये जो इन्फॉर्मेशन है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो है ही, साथ में बहुत सारे जो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं जो हमारे बिजनेस से कॉन्टेक्ट में होते हैं, उन सभी के लिए भी ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये पार्टीज़ कौन होती है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो पार्टीज़ हैं ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसको आप यूज़र्स भी बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल पोजीशन की जो हमारे पास शीट आएगी या स्टेटमेंट आएगा वो किसके यूज़ का है, ये इंटरनल यूज़ में आता है और एक्सटर्नल यूज़ में भी आता है। तो इंटरनल में कौन कौन आएगा, इंटरनल में सबसे पहले तो ओनर होगा, मतलब हम लोग खुद होंगे, क्योंकि हमारे ही लिए है बनाया जा रहा है इसको, जिससे कि हम पता लगा सके कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कहाँ पे हमको काम ज़्यादा करना है, कहाँ पे हम ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, ये सारी जानकारी मिलेगी इससे। इसके अलावा मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फाइनेंशियल पोजीशन, और हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।
वहीं पर अगर हम एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो एक्सटर्नल यूजर कौन है? बाहर के वो यूजर जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लाइक जैसे कि इन्वेस्टर हो गए। अगर कोई इन्वेस्टर है जो आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है तो सबसे पहले वो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा। तो उसके लिए आप वो क्या देखेगा? आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वो चेक करेगा। वो देखेगा कि आपके बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, आप कैसे रन करते हैं बिजनेस को, इसलिए ज़रूरी होता है। और हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं और जो लेंडर्स होते हैं, ये सब एक्सटर्नल यूज़र होते हैं जिनका हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले हो रहा है। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही है ये। तो इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट क्या होता है? फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किस चीज़ के लिए? मैनेजमेंट करने के लिए। अब इसका लिंक कहाँ से है? ये लिंक जो जा रहा है ये हमारा बजट होगा। क्या होता है कि हमें डिसीजन भी लेने पड़ते हैं कई बार फाइनेंस से रिलेटेड, और हमें बजट बनाना होता है और हमें फॉरकास्टिंग करनी होती है। तो हमारे कंपनी का या हमारे बिजनेस का जो भी मैनेजर होता है उसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से, उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो आने वाले साल के लिए बजट को प्रिपेयर करेगा कि हमें किस किस जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करना है, किस किस से पैसे लेना है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स की, कि कौन कौन से अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कि बिजनेस में यूज़ होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन से। सो गाइस, यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या होगा कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिजनेस में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि मनी के टर्म्स में होते हैं। ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते जिसमें मनी का रोल ना हो। केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो मनी के टर्म्स में हो। इसका मतलब है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेशन है, राइट? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो हम मनी को अर्न करने के लिए करते हैं। पैसे कमाने के लिए जो भी सारी एक्टिविटी की जाती हैं वो सारी, जिसका मेन जो एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, या आप मनी अर्न करना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो इन दोनों को आप ध्यान रखें कि जिन एक्टिविटी को करना हमारा जो मेन मकसद है वो है प्रॉफिट अर्न करना या पैसे कमाने के लिए हम कोई भी अगर एक्टिविटी करते हैं वो सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी, और यही हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब अगर आप बिजनेस की बात करें तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसीलिए हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, जिसका जो कंसर्न है मनी अर्न करने का या प्रॉफिट अर्न करने का, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है? अब जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ का अगर आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सो लाइक अगर आप किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस में जो भी चीज़ आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो चीज़, वो प्रोडक्ट आपके लिए कहलाता है गुड्स। और उन्हीं गुड्स को खरीदने या बेचने से रिलेटेड जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिकॉज कि आप उन्हीं चीज़ों का आप बिजनेस कर रहे हैं और उसी के लिए हम पैसे कमाने के लिए ही हम काम कर रहे हैं, इसलिए वो सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे। तो ये होता है हमारा एक फर्स्ट टर्म, बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैपिटल, क्योंकि इसके बिना बिजनेस तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पहले हम समझते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर कैपिटल है क्या। तो स्टूडेंट्स देखिए, कैपिटल मतलब वो चीज़ होती है जिसको हम हिंदी में आप बोले तो आप पूंजी बोल सकते हो आप, और आप सभी जानते भी होंगे। मनी इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, जितना भी पैसा आपने
अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, वही इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या मानी जाएगी, कैपिटल कहा जाएगा। और ये जो चीज़ है ये ओनर के थ्रू ही किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो भी पैसा आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया रहता है वही पैसा आपके लिए क्या होता है, कैपिटल होता है। और ये कौन इन्वेस्ट करता है, जो बिजनेस का ओनर होगा ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए ये इसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो कैपिटल होता है ओनर के लिए वो एक तरीके से लायबिलिटी होती है कैपिटल ओनर के लिए, राइट। जब भी हम हमारे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के टाइम पे जो भी पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया रहता है वही सारा पैसा जो है कैपिटल कहलाएगा। अब कैपिटल जो हम लगाते हैं बिजनेस में ये दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप कैपिटल कैश के फॉर्म में लगाते हो या फिर आप एसेट्स के फॉर्म में अपनी कैपिटल लगाते हो। इसका आप ध्यान रखेंगे, राइट। अब तो कैश के बारे में तो सभी को पता ही है। एसेट हम लोग जान लेते हैं। तो एसेट मतलब या तो आप मशीनरी लगा रहे होगे, मशीन आप लेकर आए होगे, या आपने जो भी गुड्स खरीदे होंगे, या आपका जो भी रॉ मटेरियल होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है एसेट्स में आ जाती हैं। या बिल्डिंग आपने खरीदी होगी अपने बिजनेस के लिए, या प्लांट एंड मशीनरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर लगाने से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, साथ में कैश भी हो सकता है, एसेट भी हो सकती है, तो दोनों ही चीज़ें साथ में भी हो सकता है कि आपने कुछ कैपिटल में आपने कैश भी लगाया है और कुछ मशीन्स भी आपने स्टार्टिंग में लगाई है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी हो सकती हैं कैपिटल में, राइट। तो ये होता है कैपिटल। नेक्स्ट टर्म है हमारा ड्राइंग्स। तो हम ड्राइंग्स डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइंग्स जो कहा जा रहा है ये आप समझें तो ये आप जितना भी अपन ने कैपिटल लगाया, एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय जितना भी कैपिटल लगाया, सपोज मान लेते हैं 10 लाख रुपीज़ से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, और अगर आप इसी 10 लाख रुपीज़ में से कुछ पैसा निकाल रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि आप जो कैपिटल लगाते हैं वो दो चीज़ों में हो सकता है, या तो वो कैश के फॉर्म में हो सकता है और या तो वो एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है आपका कैपिटल। अब हमें इन्हीं दोनों पे फोकस करना है। तो इन टोटल जो आपने कैपिटल लगाया बिजनेस में वो है मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ का। अब अगर आप इन्हीं दोनों में से किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो फॉर पर्सनल यूज़, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जो प्रोप्राइटर है या बिजनेस का जो मालिक है या जो ओनर है, अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन दोनों में से किसी भी चीज़ को अपने बिजनेस में से निकालता है तो वो चीज़ क्या होती है, ड्राइंग्स होती है, राइट। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ इसने इन्वेस्ट किया है और इसी 10 लाख में से अगर ये 50,000 रुपीज़ को निकाल ले फॉर पर्सनल यूज़, तो ये जो 50,000 है ये इसकी ड्राइंग्स बन जाती है, राइट। और गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है कि अगर आपका जो भी बिजनेस है, जैसे मान लीजिए फर्नीचर की मैंने बात की थी, तो अगर आप फर्नीचर का काम करते हो और अगर आपने घर के लिए ही अपना फर्नीचर यूज़ कर लिया है खुद से ही, तो वो चीज़ भी आपकी ड्राइंग्स में काउंट होगी, उसकी जो वैल्यू होगी। ये आप ध्यान रखें, फर्नीचर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी गुड्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने खुद के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स हो जाएगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज लायबिलिटी को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि आपकी जो देनदारी होती है, लाइक कि अगर आपने किसी से गुड्स को परचेज किया है, राइट, और ये जो परचेज आप कर रहे हैं या आपने उधार में किया है जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट में, उधार में, इसका मतलब है उसका पैसा आप अभी तुरंत में तो नहीं दे रहे हो, मतलब उसका जो पैसा है वो आप इन फ्यूचर में देने वाले हो। तो जितना भी पैसा आप इन फ्यूचर में उसको चुकाने वाले हो वो चीज़ आपकी होती है लायबिलिटी। इसको दूसरे टर्म्स में भी बोलते हैं, इसको डेट्स भी बोलते हैं, इसको हम डेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी आपके डेट्स होते हैं वो आपकी सारी क्या हो जाती हैं, लायबिलिटी होती है।
अच्छा, इसके अलावा लायबिलिटी जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं लायबिलिटी के। बिजनेस की लायबिलिटी दो पार्ट्स में होती है। एक होता है हमारा करंट लायबिलिटी, एक होती है आपकी करंट लायबिलिटी, और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी होती है। अब ये दोनों को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो देखो इसमें होता है टाइम का मेजर। आपको याद रखना है जो टाइम पीरियड से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि अगर ऐसी कोई भी लायबिलिटी है जो हमारी एक साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर जो हम चुका दें, जिनको हम पैसा एक साल के अंदर पूरा पूरा चुका दे रहे हैं, वो सारी लायबिलिटी हमारी करंट लायबिलिटी होती है। और जिनका पैसा हम एक साल से ज़्यादा के टाइम में हम चुका पा रहे हैं, वो सारी लायबिलिटी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने ये जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं और इस ट्रांजेक्शन में आपने बोला है कि मैं यार 3 महीने के बाद ये इसका पेमेंट करूंगा, इसका मतलब है अगर मैं इसके टाइम को लेकर कंपेयर करूं तो यहाँ जो पेमेंट आप कर रहे हो वो एक साल के अंदर हो जा रही है। इसका मतलब है कि ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ये आपका करंट लायबिलिटी में आएगा। लेट अस सपोज कि लोन आपने लिया है, लोन, और ये लोन ऑब्वियसली एक साल से ज़्यादा के टाइम का पीरियड रहता है इसमें, इसीलिए जो लोन वगैरह जो होंगे ये आपके नॉन करंट लायबिलिटी में होंगे। तो इस तरह से लायबिलिटीज़ के क्लासिफिकेशन है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा होता है एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एसेट। एसेट वैल्यूएबल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं एक एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है ना। वैल्यूएबल और इकोनॉमिक रिसोर्स है। अब इसका क्या मतलब है, इकोनॉमिक या वैल्यूएबल रिसोर्स? लाइक जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक मशीन है, आपके बिजनेस में क्या है, जो मशीन है वो आपके लिए क्या है, एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। इकोनॉमिक रिसोर्स क्यों है? क्योंकि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपको किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगी। तो जब तक आपके पास में वो मशीन नहीं होगी तो आप उसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए मशीन जो है वो आपके लिए क्या है, एक इकोनॉमिक रिसोर्स। और अगर वो इकोनॉमिक रिसोर्स है मतलब वो आपको पैसा कमा के दे रहा है, इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये एसेट है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो एसेट्स भी जो होते हैं ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ये भी हमारे करंट और नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं करंट एसेट्स क्या होती हैं। तो अगेन इसमें भी हमारा जो है वो टाइम पीरियड से रिलेटेड ही रहता है। करंट एसेट्स, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पे विद इन 1 ईयर की ही बात यहाँ पर आने वाली है। ऐसी एसेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो सारी एसेट्स जो होंगी वो करंट एसेट्स के अंदर आएगी। ध्यान रखें दोस्तों, आपको क्या याद रखना है कि ऐसी एसेट्स हमारे बिजनेस की जो एक साल के अंदर के टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जा रही है या हो जाएंगी, वो सारी एसेट्स आपके लिए करंट एसेट्स होंगी। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके जो स्टॉक होता है, स्टॉक जो होता है ये ऐसा चीज़ है जो एक साल के अंदर ही सारा का सारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके डेटर्स होते हैं, है ना, ये सारे जो होते हैं, इसके अलावा जो भी आपने परचेज किया होता है, ये वही चीज़ आ गई है। तो आपको ये क्या याद रखना है केवल कि ऐसे एसेट्स जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो सारे एसेट्स हमारे लिए करंट एसेट है। और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं जैसे हमारे जिनका टाइम पीरियड ज़्यादा लंबे समय तक के लिए होता है, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन को करने के लिए। वो होता है हमारे जैसे मशीनरी हो गया या बिल्डिंग हो गया। अपने जो ऑफिस, हमारा बिजनेस का ऑफिस है, उस ऑफिस के यूज़ के लिए हमने एक बिल्डिंग परचेज की है जहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने वाली है। तो उस पर जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमारा फिक्स एसेट्स में हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो एक साल में आप क्या उसको बेच दोगे? नहीं, वो तो हमने बहुत लंबे समय तक के लिए लिया है ना बिल्डिंग को, तो उसका हमारा रिसोर्स बहुत लॉन्ग टर्म आपको देने वाला है, इकोनॉमिक रिसोर्स। तो आपको याद रखना है टाइम पीरियड के बेसिस में। एंड अगेन नॉन करंट जो एसेट्स होती हैं, नॉन करंट जो हमारे पास में एसेट्स है, ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती हैं। एक होता है हमारा टैंजिबल
टेंजिबल एसेट्स होती है और दूसरा हो जाता है इनटेंजिबल एसेट्स। अब इसका क्या मतलब है? तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि आप जिसको टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस रहता है, उन सारी एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। लाइक अगर आपके बिजनेस में एक मशीन है या बिल्डिंग है, तो ये सब जो है ये क्या है? टेंजिबल एसेट्स है। या स्टॉक है, ये सब क्या है? आपका टेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि आप इनको देख सकते हो, आप इनको छू सकते हो, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस रहता है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि इसका ऑपोजिट है, जिनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे कि गुडविल हो गया। बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो उसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। गुडविल देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, टच नहीं किया जा सकता, जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। तो इस तरह से ये डिवाइडेड है। जैसे ट्रेडमार्क हो गया या पेटेंट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स में आती है। बस आपको याद रखना है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो टेंजिबल है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो इनटेंजिबल है। जिसको अपन देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो टेंजिबल में आएगा। जिसको अपन छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो क्या आएगा? हमारा इनटेंजिबल। जैसे मैंने आपको बता दिया गुडविल। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या है? तो एक्सपेंसेस वो कॉस्ट है, एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जो आपको रेवेन्यू अर्न करने में खर्च करनी पड़ती है। अपने बिजनेस में जो भी आप रेवेन्यू अर्न करते हो, रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स एक तरीके से, राइट। तो जो भी हम रेवेन्यू अर्न करते हैं हमारे बिजनेस में, उस रेवेन्यू को अर्न करने में जो भी हमारे खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चा क्या कहलाएगा? आपका एक्सपेंसेस कहलाएगा। अब ये कैसी बात होगी, मतलब कैसे समझोगे आप इसको? लाइक जैसे मान लेते हैं कि आपने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो वो जगह आपने रेंट पे ली हुई है। तो मतलब जो भी हम रेंट दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें सर रेवेन्यू अर्न करना है, राइट, है ना। तो हम जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं वो किस वजह से कर पा रहे हैं? बिजनेस की वजह से। बिजनेस कहाँ पर स्टेब्लिश है? एक लैंड पे होगा, और वो लैंड हमारा नहीं है, वो हमने किराए पे लिया हुआ। तो उस पर जो भी रेंट हमको देनी पड़ रही है वो हमारी कॉस्ट है उस रेवेन्यू की। इसका मतलब है कि ये जो रेंट है ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो आई होप कि आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इसी तरह से देखें तो अगर हम वेजेस की बात करें या फिर सैलरीज है ना, इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं जिनका रिलेशन हमारे रेवेन्यू अर्न करने से रिलेटेड होता है, वो सारे खर्चे हमारे क्या माने जाते हैं? एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्तों? एक्सपेंडिचर मतलब कि ऐसा खर्चा जो किसी लाइक एसेट को एक्वायर करने में जो आपको खर्चा करना पड़ रहा है, वो आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कि अगर आप मशीन खरीद रहे हैं, आपने क्या खरीदा है? मशीन। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मशीन हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है। तो इस मशीन को एक्वायर करने के लिए जो आपको खर्चा करना पड़ रहा है, वो खर्चा आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा, राइट। और जो एक्सपेंसेस है, मैंने बताया अभी आपको, एक्सपेंसेस मतलब रेवेन्यू को अर्न करने में जो खर्चा देना पड़ रहा है वो आपका एक्सपेंसेस है, और अगर एसेट को एक्वायर करने में जो खर्चा लग रहा है वो आपका एक्सपेंडिचर है, या किसी लायबिलिटी में हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो प्रॉफिट मतलब ये होता है कि आपने जो भी रेवेन्यू अर्न किया है, रेवेन्यू आपने जो भी क्या की है? अर्न की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो हमने खर्चा किया है, राइट, इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी हमने क्या किया है? एक्सपेंसेस किए हैं, उनका जो डिफरेंस का अमाउंट होगा ये होगा आपका प्रॉफिट। का मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो जो भी अपन ने रेवेन्यू अर्न किया है और उसको अर्न करने में जो भी हमने एक्सपेंस किए हैं, उन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, दैट अमाउंट इज योर प्रॉफिट। और ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में होता है कि हम एक बिजनेसमैन हैं अगर, तो हम यही करने के लिए तो बैठे हुए हैं, यही करने के लिए तो हमारा बिजनेस हमने ओपन किया है ना, कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में होता है।
लेकिन अगर हम गेन की बात करें तो गेन जो होता है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं होता है। लाइक कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई पुराना एसेट है, आपका कोई अगर एसेट है और अगर आपने उसको सेल कर दिया है, उसमें जो आपको एक्स्ट्रा जो मनी आपको मिलेगा वो आपके लिए क्या होगा, गेन हो जाएगा। मतलब उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी उस टाइम पर उससे ज़्यादा अगर आपको मिल गया तो वो आपके लिए गेन है। छोटे से एग्जांपल्स केवल समझने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए गोल्ड की बात करते हैं, अगर हम गोल्ड या सिल्वर, ठीक है ना। तो अगर आप मान लीजिए आपने जितनी भी वैल्यू का गोल्ड खरीदा होगा, सपोज मान लेते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल 50,000 का आपने क्या खरीदा है, गोल्ड, ठीक है। दिस इज नॉट योर बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये आप रोज रोज तो कर नहीं रहे हो, बट आपके पास में क्या है, गोल्ड है। 50,000 का आपने गोल्ड कभी परचेज किया होगा और जब आप इसको बेचने के लिए जा रहे हो तो ये जो आपको मिल रहा है ये 60,000 आपको मिल रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो 10,000 का जो गैप है या डिफरेंस है, ये है आपका गेन, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं हो रहा है। क्या आप डेली के बेसिस में गोल्ड बेच रहे हो, नहीं। लेकिन अगर हाँ कोई अगर ज्वेलरी की मैं बात करूं या किसी ज्वेलर की बात करूं तो ये उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आ जाएगा। बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसा करते नहीं है, या बिजनेस हर किसी का सेम नहीं होता। बट आपको यह ध्यान रखना कि इस तरह के ट्रांजेक्शन्स में किसी भी वैल्यू को बढ़ जाना, यहाँ पे गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई इसलिए आपको क्या हो रहा है, 10,000 का एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये आपका गेन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा। 50,000 को 60,000 बनाने में आपकी कोई मेहनत नहीं है, इसलिए ये आपके लिए गेन है। पर यहाँ पर जो हम मेहनत करेंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा, राइट, ये होगा। नाउ द नेक्स्ट इज लॉस। तो अगर यही कहानी उल्टी हो जाए जो हम लोगों ने प्रॉफिट में भी पढ़ा, सो व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो प्रॉफिट होता है वो कैसे निकलता है, कि जो भी आपकी रेवेन्यू होती है उसमें से अगर आप एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन कभी अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया है, रेवेन्यू कम आई है, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉस का जो फॉर्मूला होगा इसका रिवर्स हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, आपको रेवेन्यू कम अर्न हुआ है, आपका खर्चा ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग गुड्स में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। चलो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट जो टर्म है ये है गुड्स। गुड्स क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। देखो होता क्या है कि वो सारे प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे प्रोडक्ट जिनका आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस, उन सारे प्रोडक्ट को ही क्या बोला जाता है, गुड्स कहा जाता है। लाइक सपोज कि अगर एक मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप अगर मैं रन कर रहा हूं, तो अगर मेरी अगर इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए है गुड्स है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं टेलीविज़न बेच रहा हूं, तो जो टेलीविज़न मैं लेकर आया हूं किसी मैन्युफैक्चरर के पास से, तो वो टेलीविज़न हम खुद यूज़ करने के लिए नहीं लेकर आए। हम जो टेलीविज़न लेकर आए हैं वो फॉर रीसेल के लिए लाए ना, बेचने के लिए लाए, दोबारा हम बेचेंगे उसको। हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लाए हैं, हम उसको बेचने के लिए लाए, रीसेल के लिए लाए हैं। इसलिए जो टेलीविज़न है ये हमारे लिए गुड्स है। तो आप हमेशा याद रखें कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रोडक्ट आपके लिए गुड्स है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज परचेजेस। अब परचेजेस क्या होता है, परचेजेस मतलब जो कि गुड्स से रिलेटेड होगा। अगर आप गुड्स खरीदने जा रहे हो, क्या खरीदने जा रहे हो दोस्तों, गुड्स, तो गुड्स आप याद रखिए उसको टर्म से, पुराने वाले टर्म से रिलेट करके देखिए। मैंने अभी आपको बताया ऐसे प्रोडक्ट जो आप किस लिए ला रहे हो, सेल्स के लिए, वो आपके लिए गुड्स है। और जब आप इन्हीं को खरीदने जाते हो तो वो क्या कहलाता है, परचेसेस, राइट। मतलब जिस भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, अगर वो चीज़ अगर आप खरीदने जा रहे हो तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, आप परचेसेस बोलेंगे, राइट। जैसे अभी हमने आपका एग्जांपल दिया कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो अगर मैं टेलीविज़न खरीदने जा रहा हूँ फॉर रीसेल, तो मैंने गुड्स लेकर आया
और उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, परचेजेस, राइट। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में बैठे हुए और हमें अगर एक बिल प्रिंट करने के लिए, बिलिंग करने के लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत है, तो वो हमारे लिए है मशीन। तो अब हम उस केस में परचेजेस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि हम प्रिंटर बेचने का काम थोड़ी कर रहे हैं, हम टेलीविज़न को बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए टेलीविज़न अगर हम खरीदेंगे तो वो कहलाएगा हमारा परचेजेस। लेकिन अगर उसी शॉप में मुझे प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है और जब मैं प्रिंटर खरीद के लेकर आ रहा हूं, तो वो प्रिंटर मेरे लिए होगी मशीन, नॉट परचेजेस, नॉट गुड्स, राइट। नेक्स्ट टर्म क्या होता है, परचेजेस रिटर्न। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब भी आप परचेज करके आते हो, जब भी आपने क्या किया होता है, परचेजेस किया होता है, तो कई बार ये होता है कि हमारे पास जो गुड्स हमें मिला होता है, कई बार वो डैमेज होता है, या डिफेक्ट होता है, या कोई भी किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट उसमें निकला। लेट अस सपोज कि अगर मैंने 100 टीवी सेट्स खरीद के लेकर आया और 100 में से 5 टीवी सेट्स जो हैं वो डिफेक्टिव निकले, तो हम क्या करेंगे, हम उन 5 टेलीविज़न सेट को हम वापस कर देंगे। तो जब हम उसको खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो वो हमारे लिए परचेज है, और जब हम उसी को वापस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, परचेजेस रिटर्न। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जब हम परचेज कर रहे थे, गुड्स को ला रहे थे, तो वो परचेज है, और जब उसी में से कोई अगर डिफेक्ट है या डैमेज है जिसको हमको वापस करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी परचेज रिटर्न। इसी तरह से सेल्स होता है, और सेल्स रिटर्न होती है, राइट। इसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। फिर 16th जो टर्म हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा स्टॉक, राइट। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेटर्स, क्रेडिटर्स, 19th जो टर्म होगा वो होगा हमारे वाउचर्स। ये वाउचर्स क्या होता है, 20th टर्म जो होगी वो हमारी होगी डिस्काउंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें और पढ़ना बाकी है मेरे दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा अब जो नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारा सेल्स। रेवेन्यू हमने अभी भी पढ़ा है, रेवेन्यू, ठीक है ना। तो रेवेन्यू के बारे में आपको मैंने अभी बताया। लेट अस सपोज कि अगर आप मान लीजिए किसी भी टाइप का आप बिजनेस कर रहे हो और आपके शॉप में या आपके पास में जितना भी सारा गुड्स रखा हुआ है, उनको बेचने से जो पैसा आता है वही हमारा रेवेन्यू होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल, राइट। तो अगर मान लीजिए मेरे पास में 100 टीवी सेट्स हैं, कितने सेट्स हैं, 100 टीवी सेट्स हैं। इन 100 टीवी सेट्स को बेचने से जो पैसा आया है वो है हमारा सेल्स, और वही चीज होती है रेवेन्यू, राइट। ये हो गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या होता है, इसमें होता है सेल्स रिटर्न। अब जैसे परचेज में परचेज रिटर्न है, वैसे ही सेल्स में सेल्स रिटर्न है। तो लेट अस सपोज कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अगर किसी को सेल किया है, तो वहां से भी वापस आ सकता है ना, कि अगर मान लीजिए आपने जो सेल किया है उसमें से कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्ट निकला जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो आप वो कस्टमर तो आपको वापस लेके जाएगा। तो जिसको अपन ने सेल्स मान लिया था वो चीज़ क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न। बिका हुआ माल जो वापस आ जाता है वही क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। फिर नेक्स्ट टर्म हमारा है स्टॉक। अब ये स्टॉक का क्या मतलब है, तो जो भी गुड्स अवेलेबल हैं आपके पास में एट अ पर्टिकुलर डेट, ये ध्यान रखेंगे आप, जो भी गुड्स आपके पास में अवेलेबल है ऑन अ पर्टिकुलर डेट फॉर सेल, ये भी ध्यान रखेंगे आप, फॉर सेल। जितने भी गुड्स आपके पास किसी एक पर्टिकुलर डेट पे अवेलेबल है बेचने के पर्पस से, वो सारा गुड्स या वो सारे गुड्स की जो वैल्यू होगी उसी को हम स्टॉक बोलेंगे।
जैसे मान लेते हैं कि 1 अप्रैल में आपके पास में 5 लाख रुपीस के टीवी सेट्स है अगर अवेलेबल हैं और सेल करने के लिए अवेलेबल है, इसलिए ये जो 5 लाख जो है ये आपका स्टॉक कहलाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि आपके पास में 5 लाख का स्टॉक अवेलेबल है। तो आई थिंक ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम समझते हैं यहाँ पे सेल्स के कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स जो होते हैं वो जो कि यहाँ पे रिलेट करेगा डेटर्स और क्रेडिटर्स से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो सेल्स क्या होती है, दो तरीके से की जा सकती है सेल्स। एक होता है कैश में और एक होता है क्रेडिट में, राइट। इसी तरह से परचेज में भी है, परचेज किया जा सकता है कैश में और क्रेडिट में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। तो अगर आप, अब ये तो खैर नॉर्मल टर्म्स है, अगर आप किसी चीज़ को पैसा दे करके खरीद रहे हो तो वो आपके लिए कैश परचेज है, और अगर जिसका पैसा आप बाद में दे रहे हो वो आपके लिए क्रेडिट परचेज हो जाएगा। इसी तरह से सेल्स में भी है, अगर आपने किसी को माल बेचा है और आपको पैसा तुरंत मिल रहा है तो वो आपके लिए कैश सेल्स है, और पैसा अगर बाद में मिले आपको तो वो आपके लिए क्रेडिट सेल्स है। ये टर्म्स इसलिए आपको बताए गए क्योंकि यहाँ पे आने वाला है डेटर्स और क्रेडिटर्स। देखो डेटर्स का क्या मतलब होता है कि अगर मैं इसी से रिलेट कर लूँ कि अगर आपने किसी को सेल किया, ठीक है, और वो जो सेल है वो है क्रेडिट में, मतलब हमने किसी को माल बेचा है पर उधार में बेच दिया है। मान लेते हैं 1 लाख रुपीस का हमने यहाँ पे माल बेचा है, ठीक है। तो आपके पास में इन फ्यूचर ये 1 लाख रुपीस आने वाला है ना। लेट अस सपोज कि यहाँ पे जो पर्सन है जिससे ये ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ए है, तो हमने ए को क्या किया है, उधार में माल बेच दिया 1 लाख रुपए का। तो ए क्या है कि कुछ टाइम के बाद इन फ्यूचर में आपको 1 लाख रुपए देने वाला है, इसीलिए ये जो ए है ये आपके लिए डेटर्स है। और यही चीज़ एसेट्स भी होती है, यही चीज़ एसेट भी होती है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है एसेट वाले पार्ट में। ये करंट एसेट्स में आएगा आपका, क्योंकि ये जो टर्म होते हैं ये विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा कि जो 1 लाख रुपए का वो हमसे माल लेके गया है उसके बदले में 1 लाख रुपए वो हमको इसी साल या साल भर के अंदर हमको पैसा देने वाला है, इसलिए ये जो डेटर है ये आपके लिए करंट एसेट्स में आ जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग क्रेडिटर्स की बात करें तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये उल्टा हो जाएगा, जो परचेज से रिलेटेड करेगा। तो ये हम लोग बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो बिजनेसमैन अगर ऐसा कर रहा है तो ही उसके लिए डेटर है या क्रेडिटर है। अगेन अगर आप मान लीजिए कि बिजनेसमैन है आप और अगर आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, और ये जो परचेज है ये क्रेडिट में, राइट, मतलब आपने उधार में माल खरीदा है किसी से, राइट, और आपको पैसा देना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो आप क्या है उसके लिए, आप हैं क्रेडिटर हुआ। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए होगा क्रेडिटर, मतलब देनदार, जिसको हमें पैसा देना है। नहीं, गलत बोल रहे हैं। हमने जब हमने क्रेडिट में परचेज किया है, उधार में माल खरीद लिया ना आपने, तो जब आप उधार में माल खरीद लेते हो तो आप क्या करोगे, कुछ टाइम के बाद इन फ्यूचर में आप पेमेंट करोगे उसको, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा वो, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है वाउचर। जब कभी भी आप कोई भी चीज परचेज करने के लिए जाते हैं मार्केट में और उसके बदले में जो आपको बिल दिया जाता है या जो आपको कैश मेमो दिया जाएगा, जो कि एक डॉक्यूमेंट है, जो कि एक एविडेंस है कि आपने उस चीज को परचेज किया है, तो वो जो कैश मेमो होगा वो आपके लिए वाउचर होगा। एक होता है कैश मेमो और एक होता है इनवॉइस। ये ध्यान रखें, ये दोनों चीजें हमारे वाउचर्स में काउंट होंगी। तो अगर आपने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया है तो उसकी जगह में आपको क्या मिलेगा, इनवॉइस, राइट। अगर एक बिजनेसमैन ने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया, ध्यान से सुन ले मेरी बात,
अगर कोई भी आप क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन क्रेडिट में कर रहे हैं, उसकी जगह पे जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है वो आपके लिए होगा इनवॉइस। और ये जो इनवॉइस है ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि इस बात का एविडेंस देता है कि हमने उसके यहाँ से माल को खरीदा है। इसी तरह से अगर अपन कैश में कोई चीज़ को परचेज करते हैं तो हमको जो मिलता है डॉक्यूमेंट वो होगा कैश मेमो, जो अगेन एक हमारे लिए एविडेंस हो जाएगा कि हमने माल खरीदा है, राइट। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये वाउचर कहलाते हैं ना। दोस्तों अब हम बात करेंगे डिस्काउंट की। डिस्काउंट है क्या, सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि डिस्काउंट बोलते किसको हैं। तो डिस्काउंट जैसा कि हम लोग सभी लोग जाते भी हैं, बहुत कॉमन टर्म है कि अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदने एज अ कंज्यूमर जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दुकानदार हमें क्या दे, डिस्काउंट, सही है ना। तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है, जो सेलर जो होता है वो आपको कुछ प्राइस कम करके आपको चीज़ बेचता है, वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, डिस्काउंट होती है। तो एक तरीके से ये रिबेट है, क्या बोल सकते हो आप इस वर्ड को, रिबेट कह सकते हो। जो छूट हमको मिलती है वो होता है हमारे लिए डिस्काउंट होता है, ठीक है। जो एक सेलर होता है, जो माल बेचने वाला होता है, जो बायर होता है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन होगा। तो सेलर क्या करेगा, कुछ रिबेट दे देगा किसको, बायर को। तो वो जितनी भी रिबेट आपको मिलेगी वो डिस्काउंट कहलाएगा आपके लिए। अब इसको बिजनेस के टर्म से समझते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ओके दोस्तों, अगर हम दोनों तरह के डिस्काउंट को समझें तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट क्या होता है। अगर मान लीजिए कि आप एज अ बिजनेसमैन अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं किसी सप्लायर के पास से, उस टाइम पर सप्लायर ये आपको एडवाइस करता है, ये आपसे बोलेगा कि अगर आप कैश में खरीदते हो तो हम आपको कुछ छूट दे देंगे, कुछ रिबेट दे देंगे। तो जब आप कैश की पेमेंट कर रहे हैं अपने माल की, और उस टाइम पर जो आपको छूट मिलती है, कैश के पेमेंट के टाइम पर जो छूट मिलेगी, वो जो डिस्काउंट होगा वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो ट्रेड डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूं, तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो क्रेडिट सेल्स के लिए होता है। तो जब भी हम उधार में माल खरीदते हैं, क्रेडिट सेल्स को बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट का यूज होता है, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सेल्स को बढ़ाएं, हमें ये नहीं देखना है कि हमें अभी कैश मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमें केवल हमारा टारगेट अगर ये रख के हम चल रहे हैं कि हमें हमारे सेल्स को बढ़ाना है, तो सेल्स दोनों ही फॉर्म में हो सकती हैं, कैश के फॉर्म में भी हो सकती है या क्रेडिट के फॉर्म में भी हो सकती है। अब कस्टमर्स को आप कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बाय डिस्काउंट। तो अगर हम आपको एक ऑफर दे देंगे कि अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हो तो हम एक चीज़ आपको इतने में दे सकते हैं, तो क्या होगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी। जब भी कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सप्लायर को जब कैश डिस्काउंट मिलता है तो इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन अगर हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किए जाते, जबकि उसकी जो वैल्यू होती है डिस्काउंट की, वो इनवॉइस प्राइस जो होगी उसी प्राइस में से डिडक्ट कर लिया जाता है, राइट। ध्यान रखिएगा कि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट में जो भी इनवॉइस प्राइस होगा, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट होगा, उसी में से उसके प्राइस को लेस कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा पूरा वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कर लिया है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। चलिए, तो बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।